विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम व्याकरण के नवीन विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों संधि। आज की कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों हम संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम संधि किसे कहते हैं इसके विषय में जानेंगे, उसके उपरांत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जानेंगे संधि जो पद है वह किस प्रकार से बना हुआ है। अब यहां पर विद्यार्थियों सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब की प्रत्यय के अंतर्गत विद्यार्थियों ई शेष रहता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों संधि के अंतर्गत सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। इस प्रकार से संधि पद का निर्माण हुआ है। अब विद्यार्थियों देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक डूधाय, मूल रूप से क्या है विद्यार्थियों, यह डूधाय। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों डू और यह की इत संज्ञा हो जाती है और शेष क्या बचता है, धा, और धा क्या है, धातु है। तो विद्यार्थियों धा धातु से उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारा जो पद है वह निष्पन्न है। यहां पर सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। की प्रत्यय के अंतर्गत ई शेष है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे सम्मुख परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों का जो मेलन है, वर्णों का जो मिलाप है वह क्या है, संधि है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हम आगे की परिभाषा को जानते हैं कि लोप आगम आदेश विकाराः संधि। अब विद्यार्थियों जब दो वर्णों का मेल होगा, मिलाप होगा, तो वहां पर क्या होगा, कहीं पर लोप होगा, कहीं पर आगम होगा, कहीं पर आदेश होगा और इस प्रकार का जो विकार प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे विद्यार्थियों संधि। देखिए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। सामान्यतः वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है। अब हमने सामान्य तौर पर यह जाना विद्यार्थियों कि दो वर्णों का जो मेलन है वह क्या कहलाता है, वह संधि कहलाता है। और वर्णों के इस मेलन में, अब वर्णों का जो मेल होगा, मिलाप होगा, उसके अंतर्गत विद्यार्थियों लोप होगा, आगम होगा और आदेश होगा और विकार को संधि कहा जाता है। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, वर्णों के इस मेलन में आगम, आदेश और विकार को संधि कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में प्रश्न है कि लोप किसे कहेंगे, आगम किसे कहेंगे, आदेश किसे कहेंगे, विकार किसे कहेंगे, या उनके अंतर जो परिवर्तन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे सम्मुख है लोप। लोप से तात्पर्य विद्यार्थियों जब कोई वर्ण हमारे पास में होता है संधि के लिए, जब वहां पर किसी वर्ण का दिखाई न देना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों वहां पर किसी नए वर्ण का आना क्या कहलाएगा, आगम कहलाएगा। और आगम क्या होता है विद्यार्थियों, मित्रवत होता है। आगम होगा, मित्रवत होगा, अर्थात जो वर्ण वहां पर उपस्थित हैं उनके साथ ही वह वहां पर उपस्थित रहेगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आदेश, आदेश क्या होता है, आदेश होता है शत्रुवत। अब विद्यार्थियों शत्रुवत किस प्रकार से हुआ, क्योंकि आदेश जब भी होगा तब वहां पर जो पूर्व में उपस्थित वर्ण है उन वर्णों के स्थान पर होगा, अर्थात वह उन्हें हटाकर अपना स्थान निर्धारित करेगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों और जो विकार है, विकार से क्या तात्पर्य है, परिवर्तन को क्या कहेंगे, हम उनको संधि कहेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों संधि की परिभाषा को हमने जाना है। चलिए इसे थोड़ा और जानते हैं। देखिए कहा गया है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात पूर्व और परवर्णों की, पूर्व और परवर्णों की हमारा जो योजक चिन्ह है उस योजक चिन्ह से पहले के वर्ण और उसके बाद के वर्ण, पहले के वर्ण क्या कहलाएंगे, पूर्ववर्ण, और जो बाद के वर्ण है वह क्या कहलाएंगे, परवर्ण। तो पूर्व और परवर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। किस प्रकार से, देखिए हमने उदाहरण लिया विद्यार्थी यहां पर गण धन ईश है। अब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमारे पास में अंत में क्या बचता है, अ और उसके उपरांत ई। अब विद्यार्थियों इन दोनों वर्णों में क्या है, अत्यधिक समीपता है और यहां पर क्या होगी, अब संधि होगी। यहां अ तथा ई वर्णों में अत्यंत निकटता है। इस प्रकार के वर्णों की निकटता को ही संहिता कहा जाता है और संहिता के विषय में ही संधि कार्य होने पर गणेशः पद की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे पास में है अ, उसके उपरांत है ई। अब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत होती है विद्यार्थियों गुण संधि, और यहाँ पर गुण एक आदेश क्या होगा, ए। तो विद्यार्थियों हमारे जो दोनों पद हैं वह मिलकर क्या होंगे, क्या पद बनेगा वहां पर, गणेशः। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों सारे वर्णों को हमने यहाँ पर
मिलान करके क्या पद बनाया है, गणेश। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है कि परः सन्निकर्षः संहिता, पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर जानते हैं कि संधि के क्या क्या भेद हैं, संधि कितने प्रकार की है, हमें किस किस का अध्ययन करना है, यह हम जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में संधि के 5 भेद स्वीकार करके पंच संधि प्रकरण की चर्चा की गई है। अब विद्यार्थी जो व्याकरण के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंतर्गत संधि के 5 भेद माने गए हैं। चलिए उनके विषय में भी जानते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। अच संधि, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, स्वर संधि के रूप में। उसी प्रकार से है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि से क्या तात्पर्य है, अर्थात ऐसी संधि जो संधि होने के उपरांत भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रूप में कोई परिवर्तन नहीं। आगे है विद्यार्थियों हल संधि, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, व्यंजन संधि के रूप में। उसी प्रकार से आगे विसर्ग संधि और स्वादि संधि। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं। अब विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि इन 5 भेदों के आधार पर इसे किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि तथा स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित करने के बाद अध्ययन की दृष्टि से संधि के 3 भेद हो जाते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर बताया है कि प्रकृति भाव संधि किसके अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत। तो ये हमारी प्रकृति भाव संधि किसके अंदर अध्ययन करेंगे हम इसका, स्वर संधि के अंतर्गत। और स्वर संधि का इतर नाम क्या है, अच संधि। उसी प्रकार से विद्यार्थियों उन्होंने बताया कि स्वादि संधि का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत करना है, विसर्ग संधि के अंतर्गत। अर्थात इसका जो समायोजन है यह किसके अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो विद्यार्थियों यह बताया गया है कि जो स्वादि संधि है वह किसके अंतर्गत है, विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हमारे पास में अध्ययन की दृष्टि से संधि के कितने भेद शेष रहे हैं, 3 भेद शेष रहे हैं। अच संधि, जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। उसके उपरांत है विद्यार्थियों हमारे पास में हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और अंत में हमारे पास में विद्यार्थियों विसर्ग संधि। इस प्रकार से विद्यार्थियों संधि के 5 भेद हैं और 5 भेद के उपरांत किस प्रकार से प्रकृति भाव संधि स्वर संधि के अंतर्गत और विसर्ग जो स्वादि संधि है वह विसर्ग संधि के अंतर्गत समाहित करने के उपरांत अध्ययन की दृष्टि से हमारे पास में 3 प्रकार की संधियां हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम जो विसर्ग संधि है उसका अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थियों विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं और विसर्ग के स्थान पर होने वाले जो परिवर्तन है उनके विषय में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है विसर्ग संधि। अब सर्वप्रथम यह जानेंगे कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तदा तब स विसर्ग संधि इति कथ्यते, तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होगा तो वह किसके अंतर्गत आएगी, विसर्ग संधि के अंतर्गत। देखिए विद्यार्थियों अब हम जानते हैं कि विसर्ग संधि के अंतर्गत जो विसर्ग है उसके क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर या तो क्या होगा, श होगा। इसे हम किस प्रकार का श बोलते हैं, इसे हम तालव्य श बोलते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों श, इसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों दंत्य श। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। उसी प्रकार से विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र होगा। और उस र के उपरांत भी विद्यार्थियों वहां पर उ भी होगा और उ होने के उपरांत विद्यार्थियों वहां पर गुण भी होगा और पूर्व भी होगा। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ विद्यार्थियों, वहां पर क्या हुआ, विसर्ग का र हुआ या फिर विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, र के उपरांत उ हुआ। उसी प्रकार से विद्यार्थियों उस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप भी हो जाता है। यह सारी चीजें हम विद्यार्थियों आज की कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हमने क्या क्या जाना विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। या तो विसर्ग के स्थान पर श होगा जिसे हम क्या जानते हैं, तालव्य श, या विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, मूर्धन्य श, विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, विसर्ग के स्थान पर रुत्व, विसर्ग के स्थान पर उत्व या विसर्ग का
लोप। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इस संधि के अंतर्गत जानेंगे। कई बार विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रहेगा या विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग भी होगा। ये सारी चीजें हम इस संधि के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों कक्षा में आगे की ओर अग्रसर होते हैं और इनके विषय को जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे पास में आता है कि विसर्ग के स्थान पर स, श, श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, इनका अध्ययन हम करते हैं सर्वप्रथम। तो देखिए विद्यार्थियों उन्होंने बताया कि विसर्ग के स्थान पर किस प्रकार से तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श आदेश होता है। सर्वप्रथम हमारे पास में सूत्र है विद्यार्थियों विसर्जनीयस्य स। अब इसका क्या तात्पर्य है? खरी परे विसर्जनीयस्य श शात। तात्पर्य है विद्यार्थियों खर वर्ण। यहां पर खरी से क्या तात्पर्य है? खर वर्ण। अब खर वर्ण कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? खर वर्ण के अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों वर्ग का, अर्थात जो हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं उस वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ग है अर्थात क वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार से जो वर्ग बने हुए हैं उन वर्ग का अर्थात उस वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों? श, श और स। इस प्रकार से ये तीनों श यहां पर उपस्थित है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों? वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके उपरांत तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ये किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। और विद्यार्थियों प्रत्याहार के विषय में हमने जाना है पूर्व के अंतर्गत कि माहेश्वर सूत्रों से वहां पर प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। इसको विस्तृत जानते हैं विद्यार्थियों। विसर्ग किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण। अब खर प्रत्याहार के वर्णों से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके उपरांत तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण तथा स, श, स हो तो विसर्ग को दंत्य श आदेश हो जाता है। अब विद्यार्थियों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से विसर्ग के उपरांत अर्थात उसके विसर्ग के बाद यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके उपरांत तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा विद्यार्थियों? दंत्य श आदेश होगा। यहां पर यह हमने सामान्य तौर पर जाना है। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि विसर्ग के बाद यदि अगर खर प्रत्याहार हो। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमने क्या जाना है? वहां पर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या क्या होगा? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों? श, श, स, अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तो विद्यार्थियों विसर्ग के बाद यदि अगर ये सारे वर्ण होते हैं तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? वहां पर दंत्य श आदेश होगा। किस प्रकार से? उदाहरण से समझते हैं। देखिए हमारे पास में है नमः ते। अब विद्यार्थी यहां पर क्या है? विसर्ग है, ठीक है। उसके उपरांत क्या है? त है। अब त उस खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार हमने जान लिया कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर खर प्रत्याहार के अंतर्गत त है और यहां पर आगे त है। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा श। अब विद्यार्थियों यह स हम किस प्रकार से इसका योजन करेंगे? देखिए न, म, ये आधा श और उसके उपरांत ते। इस प्रकार से यह हमारा पद बनेगा नमस्ते। तो विद्यार्थी विसर्ग के स्थान पर यहां पर दंत्य श आदेश हुआ है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम विद्यार्थियों एक एक वर्ण को लेते हैं कि किस प्रकार से यहां पर हमें विसर्ग के आगे जो आदेश करना है वह किस प्रकार से करना है। देखिए सर्वप्रथम हम यहां से आरंभ करेंगे क, ख, फिर उसके उपरांत विसर्ग के आगे यदि अगर च, छ होंगे तो क्या परिवर्तन होगा? ट, ठ होंगे तो क्या परिवर्तन होगा? त, थ होंगे तो क्या परिवर्तन होगा? प, फ होंगे तो क्या परिवर्तन होगा? या विसर्ग के बाद यदि अगर स, श, स होगा तो क्या परिवर्तन होगा? एक एक को लेकर चलते हैं और उसके परिवर्तन को समझते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या लिया विद्यार्थियों? विसर्ग है। विसर्ग के उपरांत क्या है? क और ख। अब विद्यार्थी यहां पर बताया गया है कि यदि अगर विसर्ग के बाद क और ख हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? अर्ध विसर्ग आदेश होगा। अब इस अर्ध विसर्ग को क्या कहते हैं? इस अर्ध विसर्ग को कहते हैं विद्यार्थियों जिह्वा मूल। कहा गया है कि विसर्ग के आगे क, ख के रहने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल हो जाता है।
अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमारे सम्मुख प्रश्न आया है विकल्प से। अब विकल्प से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर विकल्प से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो एक बार होगा तब तो हम मान लिए कि अर्ध विसर्ग हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा तब क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। तो फिर तो दो दो बनेंगे। हाँ बिल्कुल दो दो बनेंगे। देखिए विद्यार्थियों, रामः खनति। अब यहां पर विद्यार्थियों हमारे पास में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के आगे क्या है? ख है। अब हमने क्या अध्ययन किया है कि यदि अगर विसर्ग के बाद में क या ख हो तो क्या होगा? वहां पर अर्ध विसर्ग होगा, विकल्प से होगा। ठीक है, हमने अर्ध विसर्ग कर दिया है। और दूसरा, उसके बाद में जो विकल्प, इसके बाद में अर्ध विसर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पर हमने विसर्ग कर दिया है। देखिए, राम खनति और रामः खनति, इस प्रकार से इसके दो दो जो उदाहरण है वह होंगे। देखिए, रामः धन खनति, रामः खनति एक बार किस प्रकार का बनेगा? अर्ध विसर्ग वाला, और एक बार किस प्रकार का बनेगा? विसर्ग वाला पद बनेगा। इस प्रकार से इसके दो दो पद बनेंगे। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हमने यहाँ पर समझा है क और ख को, क्योंकि हमने आरंभ में क्या अध्ययन किया? क और ख। तो अब विद्यार्थियों हमने सीधा सीधा अध्ययन किया है कि विसर्ग के स्थान पर यदि अगर खर प्रत्याहार आगे हो तो वहां पर क्या आदेश होगा? दंत्यश आदेश होगा। लेकिन हमने क्या अध्ययन किया? यदि अगर क और ख होगा तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा, विकल्प से होगा। एक बार आदेश होगा, एक बार नहीं होगा। चलिए अब हम अगले क्रम को लेते हैं, च और छ को। देखिए विद्यार्थियों, अब हमारे पास में क्या परिस्थिति होगी? विसर्ग के बाद में क्या होगा? च या छ होगा। देखिए, विसर्ग के बाद में क्या है? च अथवा छ। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों? दंत्य श आदेश होगा। अब यह कह रहा है कि इस दंत्य श को क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? तालव्य श हो जाएगा। अब किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि विसर्ग के आगे च या छ के होने पर विसर्ग के स्थान पर आदेश होने वाले दंत्यश को, ये दंत्यश आदेश होता है क्योंकि हमने आरंभ में यही अध्ययन किया है कि विसर्ग के बाद यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो और श श स हो तो वहां पर क्या आदेश होता है? दंत्यश आदेश होता है। तो विद्यार्थी यहां पर इन्होंने बताया कि उस दंत्यश को क्या हो जाएगा? तालव्य श हो जाएगा। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह धन चित। अब यहां पर हमारे पास में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के उपरांत क्या है? च है। तो विद्यार्थियों हमने क्या आदेश किया? हमने आदेश किया दंत्य स आदेश कर दिया सीधा सीधा, क्योंकि हमने यही अध्ययन किया है। अब उसके उपरांत जो परिस्थिति क्या है कि यदि अगर आगे च है तो इस स को क्या कर देंगे? हम बदल देंगे विद्यार्थियों इसको तालव्य श के अंतर्गत। तो हमने इसको तालव्य श के अंतर्गत बदल दिया। अब हमारे पास में पद क्या आया? कश्चित। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहां पर यह अध्ययन किया है कि यदि अगर विसर्ग के बाद च या छ हो तो वहां पर क्या आदेश होगा विद्यार्थियों? दंत्य श, और दंत्य श के स्थान पर होगा तालव्य श। अब हमने यहां पर सीधा सीधा यह समझ लिया है कि यदि अगर च छ होंगे तो वहां पर हमें क्या लिखना है? वहां पर हमें तालव्य श लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों हम इसके और उदाहरणों को यहां पर जानते हैं। देखिए आगे क्या क्या उदाहरण है? रामः धन च। अब क्या होगा विद्यार्थियों? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इसको आदेश करेंगे स, दंत्य श आदेश होगा। हम यहां पर लिख लेते हैं एक बार दंत्य श, और उसके बाद क्या आदेश होगा? तालव्य। ठीक है, विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ? दंत्य श। उसके उपरांत क्या हुआ? तालव्य श। और पद क्या बना हमारे पास में? रामश्च। उसी प्रकार से कह धन चन, विसर्ग है। इस विसर्ग के स्थान पर सर्वप्रथम क्या हुआ? दंत्य श। उसके उपरांत क्या हुआ? तालव्य श। और पद क्या बना? कश्चन। उसी प्रकार से तेजः चीयते, तेजः के अंतर्गत जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर सर्वप्रथम क्या हुआ? दंत्य श। दंत्य श के बाद क्या हुआ? उसका तालव्य श। और हमारे पास में पद क्या बना? तेजश्चीयते। निहि धन छलः। अब विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ? दंत्य श। दंत्य श के बाद क्या हुआ? तालव्य श। और पद क्या बना? निश्चलः। उसी प्रकार से तपः धनचर्या, विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, दंत्य श को तालव्य श, और पद क्या बना? तपश्चर्या। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहां पर समझ लिया है
कि विसर्ग के बाद यदि अगर च या छ होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा तालव्य श। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे है हमारे पास में अब परिस्थिति है विसर्ग के बाद में क्या होगा विद्यार्थियों, ट या ठ होगा। हमने क्रम से अध्ययन किया है। सर्वप्रथम विसर्ग के बाद हमने क्या देखा, क ख, उसके उपरांत हमने क्या देखा, विसर्ग के बाद में च और छ। अब हम देख रहे हैं विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में ट और ठ। विसर्ग के आगे ट या ठ के होने पर, ये विसर्ग है, विसर्ग के आगे ट या ठ के होने पर विसर्ग के स्थान पर आदेश होने वाले दंत्य श। अब हमने यही अध्ययन किया है, विसर्ग के बाद क्या आदेश होता है, श आदेश होता है। तो यह श कौन सा है, दंत्य श। तो उन्होंने कहा कि दंत्य श को ष्टुत्व होकर मूर्धन्य श आदेश होगा। अब यहां पर इस श का कौन सा श होगा, मूर्धन्य श होगा। और च छ हो तो वहां पर क्या होता है, तालव्य श आदेश होता है। अगर ट और ठ है तो वहां पर कौन सा श आदेश होता है, वहां पर आदेश होता है मूर्धन्य श। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण क्या है हमारे सम्मुख, धनु धन टंकारः। धनु सर्वप्रथम विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, श। कौन सा स है, दंत्य श आदेश होगा। तो धनुष टंकारः। अब इस दंत्य श को क्या करेंगे हम, मूर्धन्य श। तो धनुष टंकारः। और जो संपूर्ण पद है वह किस प्रकार से बनेगा, धनुष टंकारः। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर दंत्य श का मूर्धन्य श आदेश हुआ है। चलिए इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बालकः धन टीकते। अब यहां पर जो विसर्ग है, सर्वप्रथम विसर्ग का क्या होगा, दंत्य श। हम लिख लेते हैं इसको दंत्य, और उसको क्या आदेश होगा, मूर्धन्य। ठीक है, सर्वप्रथम विसर्ग का क्या हुआ, श, और उसके उपरांत क्या हुआ, उसका मूर्धन्य श, और संपूर्ण पद क्या बना, बालकष्टीकते। उसी प्रकार से वृद्धः ठगति। विसर्ग है, विसर्ग का क्या हुआ, दंत्य श। दंत्य श के स्थान पर क्या हुआ, मूर्धन्य श, और हमारा पद क्या बना, वृद्धष्ठगति। उसी प्रकार से स्पंदनायाः टीका। अब यहां पर विसर्ग है, विसर्ग का क्या हुआ, दंत्य श। दंत्य श को मूर्धन्य श, और पद क्या बना, स्पंदनायाश् टीका। देवः ठक्कुरः। विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, दंत्य श। दंत्य श के उपरांत क्या हुआ, मूर्धन्य श, और पद क्या बना, देवश् ठक्कुरः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसको समझा है। अब हम विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होंगे। देखिए हमने कहां कहां अध्ययन किया है इसका। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमने जाना क और ख के विषय के अंतर्गत विसर्ग के बाद यदि अगर क और ख हो तो वहां पर क्या परिवर्तन होता है, वहां पर विसर्ग और अर्ध विसर्ग होता है, अर्थात जो अर्ध विसर्ग है वह विकल्प से होता है। उसके उपरांत हमने क्या जाना विद्यार्थियों, यदि अगर विसर्ग के बाद च और छ हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पहले तो क्या होगा, दंत्य श आदेश होगा, उसके बाद तालव्य श आदेश होगा। उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने जाना ट और ठ को, अगर विसर्ग के बाद ट और ठ है तो सर्वप्रथम जो विसर्ग है उसको दंत्य श आदेश होगा, और दंत्य श के स्थान पर क्या आदेश होगा, मूर्धन्य श। अब विद्यार्थियों हम जानेंगे कि विसर्ग के बाद यदि अगर त या थ हो तो क्या परिस्थिति होगी। देखिए विद्यार्थियों हमने अब हम जो नवीन परिस्थिति है उसकी ओर बढ़ते हैं। विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है, तह या थ है। इसके क्रम को अब हम जानेंगे। देखिए विसर्ग के आगे त या थ के होने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा, अर्थात यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर जो दंत्य श आदेश है वही रहेगा। तो उदाहरण से समझते हैं, नमः धनते, तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, नमः श ते, और संपूर्ण पद को मिला देंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, नमस्ते। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो विसर्ग के बाद यदि अगर त थ हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा, और उस श के बाद में कोई परिवर्तन नहीं है। उदाहरण से और समझते हैं। देखिए विष्णु धन त्राता। अब विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, दंत्य श आदेश होगा। दंत्य श होकर जो संपूर्ण पद है वह क्या बनेगा, विष्णुष्ट्राता। उसी प्रकार से इतः धन ततः, तो विसर्ग के स्थान पर स के आने के उपरांत जो हमारा पद है वह क्या बनेगा, इतस्ततः। बालकः तरति, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आदेश होगा, विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, और संपूर्ण पद क्या बनेगा, बालकस्तरति। उसी प्रकार से बालः तुत्करोति, यहां पर जो विसर्ग है, विसर्ग को क्या आदेश होगा विद्यार्थियों, दंत्य श आदेश होगा, और हमारा पद क्या बनेगा, बालस्तुत्करोति।
थुत करोति। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन प्रकरणों को हमने समझा है। अब हमारे पास में क्या शेष है विद्यार्थियों? हमारे पास में शेष है यहाँ पर अब आगे प या फ, और उसके उपरांत हम पढ़ेंगे स श श, अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। चलिए विद्यार्थियों अब हम इसकी ओर अग्रसर होते हैं कि यदि अगर विसर्ग के बाद प या फ हो तो क्या परिस्थिति होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह हमारी परिस्थिति है विद्यार्थियों कि विसर्ग के बाद यदि अगर प या फ हो, क्या है विद्यार्थियों? विसर्ग के बाद यदि अगर प या फ हो तो वहां पर क्या परिस्थिति होगी। तो यहां पर भी विद्यार्थियों उन्होंने बताया कि विसर्ग के बाद यदि अगर प या फ हो तो वहां पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा। देखिए, और उस अर्ध विसर्गों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उपधमानीय। इस प्रकार से, और यह भी क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प से आदेश होगा। देखिए, विसर्ग के आगे प फ के रहने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग, और उस अर्ध विसर्ग का नाम क्या है? उपधमानीय हो जाता है। उदाहरणों से समझते हैं। बालः धन पठति। अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों? विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? अर्ध विसर्ग आदेश होगा। और अर्ध विसर्ग किस प्रकार से होगा? विकल्प से होगा, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो बालः पठति, और अर्ध विसर्ग आदेश नहीं होने की स्थिति में क्या रहेगा? बालः पठति। चलिए, विकल्प से क्या तात्पर्य है? अर्थात एक बार अर्ध विसर्ग तथा एक बार विसर्ग होकर रूप बनेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जाना कि यदि अगर विसर्ग के बाद में क ख है तो भी अर्ध विसर्ग होता है, और प फ है तो भी अर्ध विसर्ग होता है। अब आगे की ओर विद्यार्थियों हम जानते हैं जो विशेष कार्य हैं उसके अंतर्गत क्या हो सकता है। यहां तक हमने जाना है कि विसर्ग के बाद यदि अगर क ख है तो क्या परिवर्तन होता है, च छ है तो क्या परिवर्तन होता है, ट ठ है तो क्या परिवर्तन होता है, त थ है तो क्या परिवर्तन होता है, और प फ है तो क्या परिवर्तन होता है। उसके उपरांत भी कुछ विशेष चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, यदि विसर्ग के पूर्व में, अब तक हम बात कर रहे थे विसर्ग से आगे की ओर, तो अब यह बता रहे हैं कि यदि विसर्ग से या विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा उसके बाद क ख या फ फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श, मूर्धन्य श आदेश हो जाता है। देखिए, यदि अगर विसर्ग से पूर्व क्या हो विद्यार्थियों? ई हो या उ हो तो क्या आदेश होगा विसर्ग के स्थान पर? मूर्धन्य श आदेश होगा। जबकि हमने सामान्य तौर पर क्या जाना है? यदि अगर विसर्ग के बाद में क ख या फ फ हो तो वहां पर अर्ध विसर्ग आदेश होता है विकल्प से। लेकिन यहां पर हमने क्या जाना कि विसर्ग से पूर्व यदि अगर ई हो या उ हो तो उस विसर्ग को मूर्धन्य श आदेश हो जाता है। उदाहरणों से समझते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, निहि, उसके उपरांत क्या है? विसर्ग है, और आगे है कपटः। अब हमने यहां देखा कि विद्यार्थियों विसर्ग से पूर्व तो ई है, ई है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? मूर्धन्य श आदेश होगा। तो विसर्ग है, उसके उपरांत क है, तो विद्यार्थियों विसर्ग का हमने क्या किया? मूर्धन्य श आदेश किया। तो यह किस प्रकार से हो जाएगा? श्क। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, और संपूर्ण पद क्या बनेगा? निष्कपटः। उसी प्रकार से निहि धन फलः, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? आधा मूर्धन्य श आदेश होगा। आगे क्या है? फ है, किस प्रकार से बनेगा विद्यार्थियों? ष्फ, और संपूर्ण पद क्या होगा? निष्फलः। उसी प्रकार से दुहु धन कर्म। अब क्या होगा विद्यार्थियों? विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? मूर्धन्य श आदेश होगा। आगे क्या है? क है। ऐसी परिस्थिति होती है विसर्ग और उसके आगे क है, तो विसर्ग के स्थान पर तो हमने आदेश किया श, मूर्धन्य श, दोनों को मिलाने पर क्या होगा विद्यार्थियों? श्क। इस प्रकार से यह बनेगा। यहाँ पर इसको हम पूर्ण रूप से लिख लेते हैं। इस प्रकार से यह हमें दिखाई देगा, और संपूर्ण जो पद है वह क्या बनेगा? दुष्कर्म। इन परिस्थितियों का भी हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों एक और परिस्थिति है, उसे हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यदि नमः और पुरः के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। अब यहाँ पर श है दंत्य श, वहां पीछे क्या था? मूर्धन्य श। तो विद्यार्थी देखिए, नमः धनकारः। अब इस विसर्ग का क्या होगा? इस विसर्ग का होगा विद्यार्थियों दंत्य श आदेश। तो क्या
क्या बनेगा, क्या परिस्थिति होगी, श्क, और संपूर्ण पद क्या बनेगा, नमस्कारः। उसी प्रकार से पुरः धनकारः, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, दंतेश। पद किस प्रकार से दिखाई देगा हमें, जुड़ने के बाद में श्क, और जो संपूर्ण पद है वह क्या बनेगा, पुरस्कारः। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन परिस्थितियों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ेंगे कि विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा यदि उससे आगे कौन कौन से हो, स हो, तालव्य श हो, मूर्धन्य श हो और दंत्य श हो, तो क्या परिस्थिति होगी। देखिए विद्यार्थियों, विसर्ग के बाद यदि अगर तालव्य श है तो क्या परिस्थिति होगी, तो उन्होंने बताया कि यदि अगर विसर्ग के बाद में तालव्य श है तो विसर्ग के स्थान पर एक बार विसर्ग होगा और एक बार तालव्य श ही रहेगा। दूसरी परिस्थिति, विसर्ग के बाद यदि अगर मूर्धन्य श है तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति है तो विसर्ग के स्थान पर एक बार विसर्ग रहेगा और एक बार मूर्धन्य श होगा। तीसरी परिस्थिति, विसर्ग के बाद यदि अगर दंत्य श है तो क्या परिस्थिति होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत एक बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा और दूसरी बार में क्या बनेगा, जो दंत्य श है वही रहेगा। चलिए उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या है विद्यार्थियों, वाशरी सरी परे विसर्गस्य विसर्गो वाशात, यहां पर वो नहीं है, विसर्गस्य विसर्गो वाशात। सर, अब सर से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, सर एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार के अंतर्गत जो तीनों श है वह आते हैं। कौन कौन से हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। देखिए विसर्ग के आगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श होने पर एक बार विसर्ग तथा एक बार वही स स हो जाएंगे, अर्थात एक बार तो क्या होगा, विसर्ग होगा और एक बार वही तालव्य श है तो तालव्य श, मूर्धन्य श है तो मूर्धन्य श, दंत्य श है तो दंत्य श ही रहेगा। देखिए हरिहि धन शेते, अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, यहाँ पर तालव्य श है, तो हमने क्या अध्ययन किया है, एक बार तो विसर्ग होगा एक बार तालव्य श होगा। देखिए हरिहि शेते, एक बार तो विसर्ग वैसे का वैसे ही, और अगली बार क्या होगा विद्यार्थियों, अगर यह कौन सा स है, तालव्य श है, तो इस विसर्ग के स्थान पर भी तालव्य श है, तो क्या रूप बनेगा, हरिसेते। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे, इसका जो पद है वह बनेगा। नृपः धन षष्ठः, अब एक बार परिस्थिति क्या होगी, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग तो क्या बनेगा, नृपः षष्ठ, और जो अगला पद है वह क्या बनेगा विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, मूर्धन्य श, तो क्या बनेगा, नृपष्ठ। निहि धन संदेह, अब यहाँ पर जो परिस्थिति है आगे दंत्य श है तो विसर्ग के स्थान पर एक बार क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा, तो क्या पद बनेगा, निहि संदेह, और उसके उपरांत क्या बनेगा, जो दंत्य श है वह आ जाएगा तो निस्संदेह। इस प्रकार से यह पद बनेंगे। अब विद्यार्थियों हमने जो परिस्थिति है उसका अध्ययन किया है। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या क्या अध्ययन किया है उसको हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर है विसर्ग और हमने यहाँ पर लिखा कि विसर्ग के स्थान पर आदेश आगे होने पर, अर्थात यहाँ पर विसर्ग और यदि अगर उससे आगे ये है तो ये आदेश होते हैं। इस प्रकार से हम इसको संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या अध्ययन किया कि विसर्ग के बाद यदि अगर क ख है तो क्या होगा, वहां पर बताया उन्होंने अर्ध विसर्ग आदेश होगा लेकिन विकल्प से होगा। तो तात्पर्य क्या रहा, एक बार अर्ध विसर्ग होगा और एक बार विसर्ग वाला जो रूप है वह बनेगा। फिर उन्होंने बताया कि यदि अगर आगे विसर्ग के उपरांत यदि अगर च छ हो तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि एक बार दंत्य श आदेश होगा और दंत्य श को क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तालव्य श हो जाएगा। तो हम सीधा मान लेते हैं कि यदि अगर विसर्ग के बाद में च छ है तो क्या हो जाएगा वहां पर तालव्य श, यदि अगर ट ठ है तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि वहां पर मूर्धन्य श होगा, और यदि अगर त थ है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर दंत्य श रहेगा। आगे उन्होंने बताया विद्यार्थियों यदि अगर विसर्ग के बाद में प या फ है तो क्या होगा, तो वहां पर उन्होंने बताया कि उस परिस्थिति के अंतर्गत एक बार अर्ध विसर्ग आदेश होगा और एक बार विसर्ग आदेश होगा। ठीक है, उसके उपरांत उन्होंने बताया यदि अगर विसर्ग के बाद में तालव्य श हो तो क्या आदेश होगा, तो उन्होंने कहा कि एक बार विसर्ग आदेश होगा और एक बार तालव्य श रहेगा। फिर यदि अगर मूर्धन्य श हो तो कि वही परिस्थिति है, एक बार विसर्ग होगा एक बार मूर्धन्य श होगा। अगर दंत्य श हो तो उन्होंने कहा कि एक बार विसर्ग रहेगा और एक बार दंत्य श ही रहेगा। इन परिस्थितियों का हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम
आगे की ओर बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम उससे आगे की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे परिस्थिति है विद्यार्थियों कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, उसके अतिरिक्त ह, य, व, र, ल हो या स्वर हो, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा? तो वहां पर बताया विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर र होगा। पिछली परिस्थिति में हमने अध्ययन किया विद्यार्थियों कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो और स, श, श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श हो, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या क्या परिस्थिति में क्या क्या आदेश होता है। अब विद्यार्थियों उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो खर प्रत्याहार है उसके उपरांत जो बचे हुए वर्ण है उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो विद्यार्थियों वहां पर क्या आदेश होगा? यहां पर आदेश होगा र, और इसे हम कहेंगे विसर्ग का रेफ या रुत्व संधि। देखिए विसर्ग के आगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण ह, य, व, र, ल तथा स्वर होने पर विसर्ग के स्थान पर र दिखाई देगा। और कब दिखाई नहीं देगा? उन्होंने बताया कि उत्व व रलोप संधि के प्रसंग को छोड़कर। इस संधि का भी हम अध्ययन करेंगे, इन दोनों प्रसंगों का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे उपरांत विद्यार्थियों हमारे सम्मुख जो परिस्थिति है उसका अध्ययन करते हैं, उसको जानते हैं। देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, रवेः गतिः। अब रवेः के आगे क्या विद्यार्थियों? विसर्ग है। अब विसर्ग के आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तृतीय वर्ण है, ग है, तृतीय वर्ण है, क, ख, ग तृतीय वर्ण है। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? र आदेश होगा। संपूर्ण पद मिलाएंगे, रवेर गति, इस प्रकार से यह पद बनेगा। आगे है हमारे पास में उदाहरण विद्यार्थियों, हरिहि आवदत। विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थी? यहाँ पर स्वर है। हमने जो पिछली परिस्थिति का अध्ययन किया है वहां पर वर्ग का प्रथम और द्वितीय, उसके उपरांत जो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श थे। अब यहाँ पर विद्यार्थियों उससे जो शेष बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? र आदेश होगा। संपूर्ण जो वर्ण है उनको मिलाएंगे, पद क्या बनेगा? हरिरवदत। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं और उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विष्णु हो धन माया। विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र होगा। संपूर्ण पद क्या बनेगा? विष्णुर माया। उसी प्रकार से हरिहि उवाच। अब विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र होगा। संपूर्ण पद क्या बनेगा? हरिरुवाच। वायु यहां पर है वायु वाती। विसर्ग के स्थान पर र, संपूर्ण पद क्या बनेगा? वायुर्वाती। कविहि अवदत। विसर्ग के स्थान पर र, संपूर्ण पद क्या बनेगा? कविरवदत। चलिए विद्यार्थियों अब हम आगे की ओर अध्ययन करते हैं, आगे की परिस्थिति की अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमने यहाँ पर क्या देखा था कि उत्व व रलोप संधि के प्रसंग को छोड़कर अब हम जो उत्व का जो प्रसंग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर बताया उन्होंने कि आपके समक्ष यदि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आपके विसर्ग है उससे पूर्व भी ह्रस्व अ हो और उसके उपरांत भी ह्रस्व अ हो। विद्यार्थियों हमने यहाँ पर पीछे अध्ययन किया कि विसर्ग के बाद में यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, उसके उपरांत य, व, र, ल या फिर स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर हम परिस्थिति अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों कि विसर्ग से पूर्व भी ह्रस्व अ है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व है, तो वहां पर क्या परिस्थिति होगी? देखिए उन्होंने बताया कि विसर्ग के स्थान पर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उ आदेश होता है और इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों उत्व संधि। देखिए किस प्रकार से आदेश होगा, परिस्थिति का हमने अध्ययन कर लिया है। किस प्रकार से होगी? अ होगा, ह्रस्व अ, उसके उपरांत विसर्ग और उसके उपरांत ह्रस्व अ। यहाँ पर सूत्र बताया गया है अतो रोर प्लुतात अप्लुते। अतः रो अप्लुताद अप्लुते। तात्पर्य क्या है कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो र होगा उस र का क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। यदि र के आगे ह्रस्व आकार हो तो र के स्थान पर उ होने पर यथा प्राप्त गुणकार्य ओ तथा पूर्व रूप अवग्रह का चिन्ह कार्य भी होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों इन्होंने ये बताया कि आपके समक्ष अगर ऐसी परिस्थिति है कि ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, फिर उसके उपरांत ह्रस्व अ है, तो सर्वप्रथम क्या होगा? इसका र होगा। र होने के उपरांत उस र का उ हो जाएगा और उसके उपरांत देखिए परिस्थिति क्या आ जाएगी हमारे पास में? अ ह्रस्व अ उ और आगे ह्रस्व अ। तो
तो ऐसी परिस्थिति के अंतर होती है विद्यार्थियों गुण संधि। यदि अगर अ के उपरांत उ है तो वहां पर होती है गुण, और गुण क्या होगा वहां पर ओ। अब हमारे पास में परिस्थिति आ जाएगी विद्यार्थियों ओ और उसके उपरांत ह्रस्व अ। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत होता है विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि के अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों, इस अ को दर्शाने के लिए वहां पर अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। चलिए इस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से होती है। देखिए अ, ह्रस्व अ, विसर्ग और उसके उपरांत ह्रस्व अ। तो सर्वप्रथम क्या होगा विद्यार्थियों, रुत्व अर्थात र होगा, र का क्या होगा विद्यार्थियों, उ होगा। अब हमारे पास में परिस्थिति क्या है, अ उसके उपरांत उ और उसके उपरांत है अ। अब ऐसी परिस्थिति में अ और उ का गुण क्या होगा, ओ। ऐसी परिस्थिति अब हमारे पास में होगी। अब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए ओ अर्थात और ओ के बाद में क्या है, ह्रस्व अ। अब यहां पर होगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि के दिखाने के लिए हम अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हमें वहां पर दिखाई देगा। उदाहरण से समझते हैं। देखिए बालः अयम्। अब यहां पर विद्यार्थियों ल के अंदर जो ह्रस्व अ है उसको हमने अलग कर लिया, विसर्ग है और आगे भी ह्रस्व अ है। ये परिस्थिति हमारे सम्मुख यहाँ पर दिखाई गई है। आगे हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बालः अयम् अर्थात हमने इनको सबको अलग अलग कर लिया है। अब इस विसर्ग के स्थान पर होगा र। देखिए बाल अ र अयम्। अब विद्यार्थियों यहां पर इस र का क्या होगा, उ होगा। चलिए बाल उ अ अयम् बाल अ उ अ यम क्या हुआ, गुण। अब यहां पर इन दोनों के बीच में होगा गुण ओ। अब परिस्थिति क्या है, बाल ओ धन अ यम। अब होगा विद्यार्थियों गुण होने के कारण हमने इसको मिला लिया बालो अयम। अब यहां पर ह्रस्व अ है। ऐसी परिस्थिति में होती है पूर्व रूप संधि, और जो संपूर्ण पद है वह हमें दिखाई देगा बालो अयम। इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रवेशितः धन अयम। विसर्ग का क्या होगा विद्यार्थियों, विसर्ग का पहले र होगा, र का उ होगा, और गुण होने के बाद में ओ और उसके उपरांत पूर्व रूप होगा। और परिस्थिति कैसी हो जाएगी, ओ और अवग्रह। जो संपूर्ण पद है वह क्या बनेगा, प्रवेशितोयम। इसको हमने सही कर लिया है, प्रवेशितो यम। यहां पर यह ओ लगा हुआ होगा, प्रवेशितो यम। कह धन अपि विसर्ग है, विसर्ग का र के उपरांत उ का गुण हुआ ओ, साथ में जो पूर्व रूप संधि है उसका अवग्रह का चिन्ह, और पद क्या होगा, को अपि। उसी प्रकार से कह धन अयम, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ, र का क्या हुआ, उ, दोनों मिलकर गुण हुए ओ। आगे क्या है, ह्रस्व अ है, इस कारण से पूर्व रूप संधि और पद क्या बनेगा, कोयम गृहीतः अस्ति। यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र के उपरांत र के स्थान पर क्या आदेश होगा, उ। अब परिस्थिति हमारे पास में क्या है, अ उसके उपरांत उ और उसके उपरांत है ह्रस्व अ। तो ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व में अ और उ है उसमें गुण होगा ओ। ओ होने के उपरांत विद्यार्थियों वहां पर आगे जो ह्रस्व अ है उसके कारण पूर्व रूप संधि और अवग्रह चिन्ह, इस प्रकार की परिस्थिति दिखाई देगी। और संपूर्ण पद क्या बनेगा, ग्रहीतोस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो उत्व संधि है उसके प्रसंग को समझा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों, यदि अगर ह्रस्व अ है और उसके उपरांत विसर्ग है अर्थात हर्ष प्रत्याहार है। अब हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या होगा विद्यार्थियों, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और य ह य व र और ल। देखिए हशिच सूत्र है, यहां पर बताया गया है अप्लुतादतः परस्य रोरु शाद हसी। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र को उ हो जाता है। हस अर्थात वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और ह य व र ल वर्णों के परे रहते, परे मतलब उनके बाद रहते हुए उत्व कार्य करने के बाद यथा प्राप्त गुण कार्य होकर रूप बनेगा। अब विद्यार्थी पीछे हमने यह परिस्थिति का अध्ययन किया था कि अ ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, फिर ह्रस्व अ है। अब यहां पर यह बता रहा है विद्यार्थियों कि यदि अगर ह्रस्व अ है उसके उपरांत विसर्ग है, और यदि अगर उसके बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, ह य व र ल हो, तो वहां पर उस विसर्ग का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जो उसके स्थान पर आदेश होने वाला र है उस र का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वहां पर उ हो जाएगा। लेकिन परिस्थिति तो वही है, अ के उपरांत उ है, तो यहां पर क्या होगा, गुण होगा ओ। ऐसी परिस्थिति की यह बात कर रहा है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं
कि रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है और हर्ष प्रत्यार है। अब हर्ष प्रत्यार के अंतर्गत हमने क्या जाना है कि वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो और है य व र ल हो, तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर जो र आदेश होता है उस र के स्थान पर क्या होगा, उ होगा। और परिस्थिति इस प्रकार से होगी तो वहां पर गुण आदेश हो जाएगा ओ। इस प्रकार से देखिए रामः हसति। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, आगे रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, लेकिन है और है क्या है, हर्ष प्रत्यार के अंतर्गत है। तो विसर्ग के स्थान पर जो र आदेश हो रहा है उस र के स्थान पर क्या होगा, वहां पर उ होगा। अब अ और उ दोनों मिलकर गुण होंगे, क्या होगा, ओ होगा। तो देखिए राम र हसति, अब र के स्थान पर उ, तो राम उ हसति। अब उ और इसके अंतर्गत जो अ है उसके अंतर गुण हुआ तो क्या हुआ, रामो हसति। इस प्रकार से इसका गुण होगा। अब विद्यार्थियों पिछली जो परिस्थिति थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि आगे रस्व अ हो, लेकिन यहाँ पर आगे रस्व अ नहीं है, तो इस कारण क्या होगा, पूर्व रूप संधि नहीं होगी और यह पद हमें इसी प्रकार से दिखाई देगा, रामो हसति। चलिए विद्यार्थियों हम इसे और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए आगे हमारे पास में क्या है, शिवः धन वंदः। देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, र के स्थान पर क्या होगा, उ और अ दोनों मिलकर क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर गुण होगा। गुण क्या होगा, ओ, पद क्या बनेगा, शिवो वंदः। उसी प्रकार से बालः धन याति। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर क्या हुआ, उ। अब उ और उससे पूर्व जो रस्व अ है दोनों मिलकर क्या होंगे, गुण होंगे। गुण क्या होगा, ओ होगा। पद क्या बनेगा, बालो याति। उसी प्रकार से नमः धन नमः। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ और अ और उ दोनों मिलकर गुण होंगे। गुण क्या होगा, ओ। पद क्या बनेगा, नमो नमः। उसी प्रकार से मनः धन हरः। यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ। अब अ और उ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, गुण होगा, ओ। हमारे पास में पद क्या होगा, मनोहरः। उसी प्रकार से रामः धन जयति। र होगा, र के स्थान पर उ। अब यहाँ पर गुण होगा, ओ और हमारे पास में पद क्या बनेगा, रामो जयति। आगे की परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं। देखिए आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में नया विषय है विसर्ग का लोप और लोप संधि। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां पर लोप होगा। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम उन्होंने बताया आतोषी विसर्गस्य लोपः, अर्थात आकार से परे विसर्ग का अश स्वर या व्यंजन परे अर्थात बाद में होने पर लोप होता है। परिस्थिति है विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार से है कि आ है, आ के उपरांत विसर्ग है और विसर्ग के उपरांत चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति हमें सीधी सीधी यहां पर समझनी है। देखिए हम इस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। बालः धन अत्र, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या होगा, बालात्र। उसी प्रकार से लताः धन एधन्ते, लता एधन्ते। ताः गच्छन्ति, ता गच्छति। क्या है विद्यार्थी, इसको सही कर लेते हैं, ता गच्छन्ति। वृद्धाः यान्ति, वृद्धा यान्ति। बालाः हसन्ति, बाला हसन्ति। अब विद्यार्थियों यहाँ पर सर्वप्रथम यह है कि विसर्ग का सामान्य तौर पर सीधे सीधे किसी प्रकार से कोई लोप नहीं होता। वहां पर जो आदेश होता है उसका लोप होता है, उसके उपरांत वह लोप होता है। और यहाँ पर हम सीधे सीधे अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों समझने की दृष्टि से कि विसर्ग का लोप हो जाता है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है देखिए अतो अनत्याचि विसर्ग लोप है। तात्पर्य क्या है, आकार से परे विसर्ग का अच स्वर परे होने पर लोप हो जाता है रस्व आकार को छोड़कर। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों यदि अगर विसर्ग से पूर्व रस्व अ है और उसके उपरांत अच है अर्थात स्वर है, लेकिन वह स्वर कैसे हो, वह स्वर हो विद्यार्थियों रस्व अ को छोड़कर। तो क्या बताया है, रस्व अ को छोड़कर, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी यदि अगर रस्व अ के उपरांत विसर्ग है और उसके उपरांत भी यदि अगर रस्व अ है तो वहां पर हमने देखा था कि र होता है विसर्ग का, र के उपरांत उ होता है, उ का गुण ओ होता है, फिर उसके उपरांत पूर्व रूप संधि होती है। इस प्रकार से वह सारी प्रक्रिया को हमने समझा है। लेकिन यहाँ पर बताया कि विद्यार्थियों रस्व आकार के उपरांत यदि अगर विसर्ग है और आगे अ को छोड़कर रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों। रामः आगच्छति, अब यहाँ पर अंत में है अ, उसके उपरांत विसर्ग है और आगे क्या है, आ है, तो विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। पद कैसे आएगा, राम आगच्छति। उसी प्रकार से विद्यार्थियों है कृष्णः एति,
यहाँ पर अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, आगे ए है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और पद क्या होगा, कृष्ण एति। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों बालः इच्छति, यहाँ पर जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लोप हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व अ है और उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत ई है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ह्रस्व अ है उसको छोड़कर यदि अगर ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है और उसके उपरांत यदि अगर ह्रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो लोप होने की स्थिति के होने पर हमारे पास में पद किस प्रकार से आएगा, बाल इच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर इसका अध्ययन किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख यहाँ पर, एतत् तदो सुलोपो अकारोर अनय समासे हलि। कह रहे हैं कि नए समास को छोड़कर एषः श इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने ह्रस्व आकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप होता है। देखिए कैसे, एषः इच्छति, एष इच्छति, एषः गच्छति, एष गच्छति, स आगच्छति, स आगच्छति, श तत्र, एषः विष्णुः, एष विष्णुः, श शंभु, स शंभु। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर जो बताया गया है कि यदि अगर नए समास है तो उसको छोड़ना है, उसके उपरांत यदि अगर एष है और श इन दोनों पदों के विसर्ग के यदि अगर ह्रस्व अ है तो उसको छोड़कर उसके उपरांत कोई भी जो अन्य वर्ण है तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों आगे की परिस्थिति को देखते हैं। यहाँ पर है विद्यार्थियों सूत्र है एक रो री। बताया गया है विद्यार्थियों कि रे के आगे र होने पर पहले वाले रे का लोप हो जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो विद्यार्थियों, रलोप। तथा लोप करने पर पूर्व में स्थित अण अ ई उ को दीर्घ भी हो जाता है। अब विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया कि विसर्ग के स्थान पर र होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो कि विसर्ग के स्थान पर र हो और उससे आगे भी र हो तो क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर जो पहले वाला र है उसका लोप हो जाएगा और उससे पूर्व यदि अगर अ ई उ हो तो उसको क्या कर देंगे, हम दीर्घ कर देंगे। देखिए कवि ही रचयति, अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ विद्यार्थियों, र आदेश हुआ और र होने के बाद में जो परिस्थिति आई वह हमारे पास में यह है कि र है उसके उपरांत भी र है तो पूर्व वाले र का लोप कर दिया। उसके उपरांत क्या होगा, उससे पूर्व यदि अगर क्या है विद्यार्थियों अ ई उ तो यहां पर क्या है ई है तो इस ई का क्या करेंगे, हम दीर्घ कर देंगे। देखिए किस प्रकार से यहां पर विसर्ग का लोप किया, पहले हमने कवि रचयति, अब हम इस ई को दीर्घ कर देंगे तो क्या पद होगा, कवि रचयति। उसी प्रकार से भानु राजते, पहले क्या विसर्ग का लोप भानु राजते और उसके उपरांत था भानु राजते। अब यहां पर विसर्ग का लोप नहीं होकर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, र का लोप हो रहा है। देखिए पुनः रमते, पुनः रमते और उसके बाद में इसको दीर्घ कर देंगे तो क्या होगा, पुनः रमते। हरि रम्य, हरि रम्य और दीर्घ करने पर क्या होगा, हरि रम्य। शंभु राजते, क्या होगा, शंभु राजते। दीर्घ करने पर क्या बनेगा, शंभु राजते। इस प्रकार से इन परिस्थितियों का हमने अध्ययन किया है, इन परिस्थिति का हमने अध्ययन किया है। तो विद्यार्थियों हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत जो परिस्थितियां थी उनको समझा है, उनको जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे की कक्षा में इनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करेंगे और इसे पुनः समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।